भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का पाठ 10 प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जो पिछले टॉपिक में हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा था, आज हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश के वेग में परिवर्तन होने से या तो वो विलंब के पास आ जाती है या विलंब से दूर हो जाती है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो विलंब के पास आ जाती है, क्योंकि उसमें प्रकाश का वेग कम हो जाता है। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो प्रकाश का वेग बढ़ने से वो विलंब से दूर हो जाती है। तो आज हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं, जैसे परावर्तन के हैं वैसे अपवर्तन के भी दो नियम हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं कि माना कि हम एक कोई प्रकाश किरण है जो ये एबी सतह वह सतह है जो दो माध्यमों को पृथक कर रही है। इधर मान लिया हमने कोई विरल माध्यम है और ये कोई कांच है, ये कांच है, तो कांच वो सघन माध्यम है, यहाँ पे वायु है। ये जो सतह जो दोनों माध्यमों को पृथक कर रही है उस पर हम एक अभिलंब खींचते हैं। माना ये अभिलंब खींचा हमने एन डैश। जब प्रकाश किरण तिरछी, अपवर्तन तभी होता है जब प्रकाश किरण अभिलंब के सापेक्ष कुछ कोण बनाती है। यदि कोई किरण अभिलंबत आती है तो उसमें अपवर्तन नहीं होता। ये बात ध्यान में रखना कि मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, ये जो प्रकाश किरण है जो इस सतह पर जो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह है, इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है जो इस अभिलंब के सापेक्ष कोण I से आपतित हो रही है। तो ये तो हो गई कौन सी किरण? आपतित किरण। जो आपतित हो रही मतलब आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और ये जो कोण जो विलंब के सापेक्ष आपतित किरण जो कोण बना रही है, ये कोण कहलाता है आपतन कोण। ये जो कोण है ये कहलाता है आपतन कोण। अब ये इस सतह पर इस बिंदु पर आकर प्रकाश किरण टकराती है जो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह है। उस पर जिस बिंदु पर ये आके टकराती है उस बिंदु को बोलते हैं हम आपतन बिंदु। ये है आपतन बिंदु, तो इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। अब ये प्रकाश किरण जब किसी पृथककारी सतह पे टकराएगी तो प्रकाश की जो किरण है उसके मार्ग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और जो मार्ग में जो परिवर्तन होता है उसके वेग में परिवर्तन के कारण तो उसे ही हम अपवर्तन कहते हैं। तो ये प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो उसका वेग वो कम हो जाता है और वो प्रकाश किरण अभिलंब के पास आ जाती है। तो ये प्रकाश किरण थोड़ा सा अभिलंब के क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर जो किरण है इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और ये एन डैश है, ये है अभिलंब। जो पृथककारी सतह पे डाला गया लंब है उसके क्या बोलते हैं? अभिलंब। और ये अपवर्तित किरण है। और अपवर्तित किरण जो अभिलंब के सापेक्ष साथ जो कोण बना रही है इसको कोण को बोलते हैं अपवर्तित कोण। अब ये तो सारी बातें हो गई कि ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये आपतन बिंदु है। जिस बिंदु पर प्रकाश आके सतह पर टकराती है वो बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। और हमने आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा वो अभिलंब है। ये आपतन कोण है और अभिलंब के सापेक्ष जो अपवर्तित कोण जो कोण बनाती है उसे हम अपवर्तित कोण कहते हैं। अब नियम क्या है कि एक तो आपतित किरण यानी अपवर्तन कब होगा? जब वह मतलब नियमों के तहत होता है। जब प्रकाश किरण तीनों मतलब जो आप तीन बिंदु जो बात करें, एक तो आपतित किरण, दूसरा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है। हमने अभिलंब तो ऐसे तो ये भी अभिलंब है, ये भी अभिलंब है, लेकिन वो अभिलंब
जो आपतन बिंदु पर खींचा गया वो अभिलंब आपतित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, और तीसरी अपवर्तित किरण। जब ये तीनों एक तल में होगी, अगर इनमें से एक भी अगर समान तल में नहीं होगी तो अपवर्तन है वो नहीं होगा। तो पहला नियम क्या बोलता है अपवर्तन का? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होती है। अगर वो तीनों एक तल में होगी तभी अपवर्तन होगा, अन्यथा अपवर्तन का प्रभाव है, नियम है वो उसके पालन नहीं होगा। तो पहला नियम क्या कहता है? अपवर्तन के दौरान आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। यह है पहला नियम। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। यह आपतन कोण है, कोण I, और यह है अपवर्तन कोण, कोण R। तो आपतन कोण I की जया, आपतन कोण I की जया, जया का मतलब होता है साइन के समतुल्य, साइन के साथ उसका मान। तो आपतन कोण की जया को क्या बोलते हैं? साइन I बोलते हैं। तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन, साइन के साथ जो मान होता है उसको जया, साइन का जो मान होता है वो जया कहलाता है। तो यहाँ पे आपतन कोण I की जया और अपवर्तन कोण I R की जया का अनुपात होता है, वो एक नियत होता है, उसका मान कितना नियत होता है, स्थिर होता है, नियतांक होता है। हर माध्यम के लिए इसका मान क्या रहता है? नियत होता है। तो इसको हम बोलते हैं अपवर्तन का दूसरा नियम। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या होगा? आपतन कोण I की जया तथा अपवर्तन कोण R की जया का अनुपात स्थिर रहता है, या ये कहते हैं नियतांक होता है या नियत होता है, तो उसे हम बोलते हैं अपवर्तन का दूसरा नियम। इसे जो अपवर्तन का दूसरा नियम है वो स्नेल का नियम कहलाता है। परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है स्नेल का नियम लिखिए, तो हमें स्नेल के नियम में क्या लिखना है? वही कि अब आपतन कोण I की जया तथा अपवर्तन कोण R की जया का अनुपात स्थिर होता है या नियतांक होता है। साइन I बटा साइन R बराबर नियतांकी स्नेल का नियम कहलाता है। तो आपतन कोण I की जया, आपतन कोण की जया साइन I तथा अपवर्तन कोण की जया साइन R का अनुपात क्या होता है? स्थिर रहता है। अपवर्तन के दौरान हर माध्यम के लिए इसका मान क्या होता है? अलग अलग माध्यम के लिए, प्रत्येक माध्यम के लिए इसका मान क्या होता है? स्थिर होता है। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का मान क्या रहता है? एक नियतांक स्थिर रहता है, निश्चित मान होता है। तो इसे हम साइन I बटा साइन R बराबर म्यू 21 या n 21 जो भी है। तो यहाँ पे 2 1 का मतलब क्या है? म्यू 2 1, इसका मतलब होता है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं इसको। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं इसको। अगर हम इसको म्यू 1 2 कर दें तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? साइन I बटे साइन R। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। मैंने बताया ना परीक्षा में आज स्नेल का नियम क्या है, तो कोई अपवर्तन का दूसरा नियम लिखना आपको यहाँ तक, ये इतना है वो स्नेल का नियम है। अब म्यू 2 1, तो इसे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो ये क्या है? एक अपवर्तनांक है। कोई भी माध्यम का ये क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। तो 2 1 का मतलब है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? परीक्षा में प्रश्न आता है निरपेक्ष। जब हम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक यदि हम निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं, एक माध्यम हमने क्या लेंगे? निर्वात, और निर्वात के सापेक्ष जब भी किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है उस अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और निर्वात में इसका मान कैसे निकालते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक, या इसको केवल अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।
ये याद रखना है। और दूसरा माध्यम जो आपको देंगे उसका वेग आपको दिया हुआ रहेगा। तो माध्यम एक का तो वेग निश्चित होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और इतना ही हवा में मानते हैं, हवा का मान दशमलव में थोड़ा सा कम होता है, हवा का भी ये लिया जाता है, निर्वात का भी ये लिया जाता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम, जिस माध्यम का हमें निकालना है अपवर्तनांक उसका प्रकाश में वेग, उसे हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब अगला टॉपिक आता है कि हमने अपवर्तनांक की बात की, अपवर्तन के नियम पढ़े। अब ये अपवर्तनांक है या अपवर्तन है वो अपवर्तनांक किस बात पर निर्भर करता है? तो ये सबसे पहले माध्यम की प्रकृति की, माध्यम किस पदार्थ का बना हुआ है, कांच है, एक पानी है, ठीक है, या तारपीन है, केरोसिन है, मतलब पदार्थ कौन सा है, पदार्थ की प्रकृति क्या है, उस पर निर्भर करता है। तो अपवर्तनांक पहला किस पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा, माध्यम का घनत्व क्या है, माध्यम का घनत्व ज्यादा है या कम है, क्योंकि घनत्व से ही उसका वेग निर्धारित होता है। जिस पदार्थ का घनत्व ज्यादा होता है उसमें प्रकाश का वेग कम होता है, जिस पदार्थ का घनत्व कम होता है उसमें प्रकाश का वेग ज्यादा होता है। तो अपवर्तनांक दूसरा किस पर निर्भर करता है, माध्यम के घनत्व पर। तीसरा, प्रकाश के रंग पर। अलग अलग प्रकाश होते हैं, जैसे जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना है। V वायलेट बैंगनी, I इंडिगो जामुनी, B ब्लू नीला, G ग्रीन, Y येलो पीला, O ऑरेंज नारंगी, R रेड। तो इन सब में जो प्रकाश का वेग होता है, अपवर्तनांक होता है, सबका अलग अलग, हर का प्रकाश का वेग अलग होता है, सबका तरंगदैर्घ्य अलग होता है, सबका रंग अलग है। तो तीसरा कारक है प्रकाश का रंग, मतलब हर प्रकाश का जो रंग होता है उसके अनुसार उसकी तरंगदैर्घ्य कम और ज्यादा होती है। तो इसमें रंग को हम तरंगदैर्घ्य से प्रदर्शित करते हैं, वही उसकी वेग को, उसकी आवृत्ति को इनका निर्धारण करती है। तो V बैंगनी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो बैंगनी रंग का प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बैंगनी रंग में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, बैंगनी रंग में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। देखो यानी कि माध्यम में प्रकाश का वेग, तो मतलब कोई भी माध्यम होगा उसमें यदि प्रकाश का वेग ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक कम आएगा, यदि प्रकाश का वेग कम होगा तो अपवर्तनांक ज्यादा आएगा। तो V मतलब बैंगनी रंग होता है, वायलेट जो बैंगनी रंग होता है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, इसलिए उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। और लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए जो खतरे के संकेत होते हैं उनको लाल रंग से बनाया जाता है, ताकि उसके प्रकाश का वेग ज्यादा होने से वो हमें दूर से ही दिखाई देने लगते हैं। तो याद रखना, बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? आपको पूछे तो क्योंकि इसके प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। उल्टा है, अपवर्तनांक ज्यादा है इसका लेकिन प्रकाश का वेग इसका कम है, तभी अपवर्तनांक क्या होगा? ज्यादा होगा। लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम है। क्यों? क्योंकि इसके लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है, तो इसका प्रकाश का वेग कम होता है इसलिए इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, मतलब घटता है। ये इस क्रम में चलते हैं ना, तो अपवर्तनांक है वो क्या होता है? घटता है, और वेग है वो बढ़ता है। तो ये याद रखना प्रश्न। अब आगे हम बढ़ते हैं कि अपवर्तन के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे सूर्योदय से पहले हमें सूर्य दिखाई देने लगता है, वास्तविक सूर्योदय बाद में होता है लेकिन हमें सूर्य पहले क्यों दिखाई देने लगता है? या पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। अब हम अपवर्तन के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण है कि सूर्योदय से कुछ पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना। यानी जब हम सुबह सूर्य को देखते हैं तो सूर्य हमें जब उदय होता दिखाई देता है
तो सूर्य वास्तविक सूर्य उदय से पहले हमें सूर्य की आभासी स्थिति दिखाई देती है और शाम के समय सूर्य अस्त होने के पश्चात भी सूर्य की हमें आभासी स्थिति है वो दिखाई देती है। सूर्य अस्त हो चुका होता है लेकिन हमें फिर भी सूर्य है वो दिखाई देता है और सुबह सूर्य उदय होने से पहले हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। सूर्य तो अभी बार होता नहीं उदय लेकिन उससे पहले हमें दिखाई देने लगता है। क्यों? तो इसका कारण है कि देखो ये पृथ्वी है, ठीक है, हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। तो जैसे ये अन्वेक्षण बिंदु है जहां से हम सूर्य को देख रहे हैं, तो इससे हम जो सीधी रेखा खींचते हैं, ये जो रेखा है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ये है क्षैतिज। और सूर्य जब इस क्षैतिज को पार करके ऊपर आता है तो हम उसे सूर्य उदय बोलते हैं और शाम के समय जब इस क्षैतिज को से नीचे चला जाता है तो हम उसे सूर्य अस्त कहते हैं। तो ये क्षैतिज है, इसको बोलते हैं क्षैतिज। अब हम जो देखते हैं क्षैतिज का मतलब हम सीधे खड़े होकर जब अपनी आंखों से सीधा देखते हैं तो वो कहलाता है क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो ये क्षैतिज के जब सूर्य जब इस क्षैतिज को पार करेगा, जैसे ये सूर्य है, जब ये इस क्षैतिज को पार करके बाहर आएगा तो हम उसे सूर्य उदय बोलते हैं और शाम के समय जब सूर्य इससे नीचे चला जाता है तो हम उसे सूर्य अस्त कहते हैं। अब हमारी जो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के चारों ओर एक वायु का घेरा है। पृथ्वी के चारों ओर क्या एक वायु का घेरा, जिसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। इसी प्रकार से अनेक मंडल है, वायुमंडल है, समताप मंडल है, ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल है, समताप मंडल है, सौर मंडल है। तो ये सबसे जो पास का घेरा उसे हम वायुमंडल बोलते हैं, बाहर अन्य परतें होती हैं। तो कहने का मतलब वायुमंडल होता है उसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसमें धूल के कण, वायु के कण सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल से बाहर जाते हैं जो घनत्व होता है वो कम होता है। घनत्व में क्या आती है, कमी। यानी बाहर से जब हम पृथ्वी से बाहर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे वैसे घनत्व में क्या आती रहती है, कमी होती है। मतलब इधर घनत्व क्या है, ज्यादा। और जैसे जैसे हम वायु के वायुमंडल से बाहर ऊंचाई में जाएंगे, कहीं भी जाओ बाहर जाएंगे वायुमंडल के, तो वहां पर उसका घनत्व क्या होता है, कम होता जाता है। तो जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमारे तक, आंखों तक जब पहुंचता है तो वो प्रकाश है, अब इधर घनत्व ज्यादा है, इधर घनत्व कम है, तो इधर तो माध्यम होगा विरल और इधर माध्यम होगा सघन। तो कहने का मतलब जो प्रकाश किरण है वो विरल से किधर आ रही है, सघन में, क्योंकि इधर घनत्व ज्यादा है, इधर घनत्व कम है। तो जहां घनत्व कम होता है वो विरल माध्यम होता है, जहां घनत्व ज्यादा होता है वो सघन माध्यम। तो जो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरण है, जो सघन से विरल से सघन माध्यम में आती है। और हमने ये पढ़ा है कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल से सघन में आती है तो वो अविलंब के पास आ जाती है। तो सूर्य की वास्तविक, ये क्या है, वास्तविक सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य के जो वास्तविक सूर्य है उसका प्रकाश जब वायुमंडल की विभिन्न परतों से होता हुआ हमारी आंखों तक पहुंचता है तो ये इस प्रकार की किरण है। अब एक मंडल से दूसरे मंडल में आती है तो उसका घनत्व सबका अलग अलग है। तो ये विरल से लगातार क्या आती है, सघन में आती है। तो इसका लगातार ये अभिलंब की ओर झुकती है। तो लगातार अभिलंब की ओर झुकने से जो सूर्य है वो अभिलंब की ओर झुकने से सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से हमें थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। जो वास्तविक सूर्य तो यहाँ है, लेकिन जो सूर्य की स्थिति है, जो आभासी स्थिति है, वो हमें थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश अब वो किस में आ रहा है, विरल से सघन में। और विरल से जब कोई प्रकाश किरण सघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो वो अभिलंब की ओर झुकने से हमें उसकी कौन सी स्थिति दिखाई देती है,
आभासी स्थिति। हम जो सूर्य देख रहे हैं, वास्तविक सूर्य उदय होता है वो बाद में होता है, और हमें सूर्य उदय होने से पहले आभासी स्थिति दिखाई देने लगती है। इसलिए हम इसे अपवर्तन के कारण वो हमें आभासी स्थिति दिखाई देने के कारण हमें सूर्य है वो पहले वास्तविक सूर्योदय से पहले ही दिखाई देने लग जाता है। ऐसा ही शाम के समय होता है कि सूर्य होता है वो तो अस्त हो चुका है, लेकिन अपवर्तन के कारण सूर्य है, अपवर्तन के कारण जो सूर्य है वो अपनी वास्तविक स्थिति से हमें उठा हुआ दिखाई देता है। इसलिए अस्त होने के बाद में भी उसकी आभासी स्थिति है वो हमें दिखाई, ये वास्तविक है क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका है, लेकिन हमें कौन सी स्थिति दिखाई दे रही है, उसकी आभासी स्थिति अपवर्तन के कारण। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणें वो विरल से कौन से माध्यम में आती है, सघन माध्यम में। तो सघन माध्यम में आने कारण वो विलंब के क्या आ जाता है, पास होता है। तो विलंब के पास आने से वो धीरे धीरे जितनी किरण आएगी उस हिसाब से वो हमें अविलंब की ओर झुकता जाएगा और हमें उसकी आभासी स्थिति वो दिखाई देती है। तो ये कारण है, अपवर्तन के कारण ही हमें सूर्य उदय से कुछ पहले सूर्य दिखाई देता है और सूर्यास्त होने के कुछ समय पश्चात तक शाम के समय में दिखाई देता है। तो इसका उत्तर क्या लिखना है कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है वो वायुमंडल की विभिन्न घनत्व वाली, वायुमंडल की विभिन्न सूर्य वायुमंडल की विभिन्न घनत्व वाली परतों से होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। जो तो इस तरह से प्रकाश है जो जैसे जैसे हम पृथ्वी के पास आते हैं वायु का घनत्व वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसलिए प्रकाश जब विरल से, सूर्य का प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में आएगा तो अपवर्तन के कारण सूर्य है वो जो प्रकाश की है वो विलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, जिसके कारण सूर्य की आभासी स्थिति हमें उठी हुई दिखाई देती है। और इसी कारण से सूर्योदय से कुछ पहले और सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात, सूर्यास्त से पहले हमें सूर्य दिखाई देता है और शाम के समय सूर्य से आने वाली किरणें अपवर्तन के कारण उठे हुए दिखाई देने के कारण वो हमें सूर्यास्त होने के पश्चात तक दिखाई देता है। तो इसका कारण यही है, ठीक है। तो क्यों दिखाई देता है, मुख्य कारण एक शब्द का उत्तर पूछे तो आपको लिखना है अपवर्तन के कारण। अगर 2 नंबर का पूछता है तो इसका पूरा वर्णन लिखना है आपको कि वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरता है और प्रकाश की विरल से सघन में आती है, जिससे वो विलंब की ओर झुकने के कारण अपनी वास्तविक स्थिति से हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और ऐसा ही शाम के समय होता है, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये कारण लिखना है। और जो वास्तविक सूर्य उदय होता है और शाम को जो सूर्य अस्त होता है, सुबह 2 मिनट का फर्क होता है। यानी वास्तविक सूर्योदय में और आभासी सूर्योदय में 2 मिनट का फर्क होता है। मतलब आभासी सूर्योदय 2 मिनट पहले होता है, वास्तविक सूर्य वो 2 मिनट बाद इसको पार करता है। और शाम के समय भी 2 मिनट का अंतर होता है। तो मतलब जो वास्तविक सूर्यास्त हो चुका उसके बाद में आभासी सूर्यास्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, पूरे दिन में 2 मिनट और 2 मिनट मतलब 4 मिनट है वो बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा है अपवर्तन का एक उदाहरण पढ़ा। अगले वीडियो में हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे और लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इनका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।